हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हमने 33 वीडियोस को अपलोड कर दिया था। तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस को ज़रूर देखो अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखनी है तो। ओके, अभी हम लोग कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं यहाँ पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये बहुत ही स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो होते हैं हमारी क्लास में। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रियल पार्ट बना लेते हैं और एक इमेजिनरी पार्ट बना लेते हैं IMG नाम से। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लिए। ओके, अब जब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट से इस तरह से हमने लिखा C1 इक्वल टू न्यू, और इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का बना और ऑब्जेक्ट बनते उसका रेफरेंस कहाँ चला गया, C1 में। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अ स्पेशल फंक्शन इज इन्वोक्ड। हम लोग क्या रख रहे हैं कि एक स्पेशल फंक्शन होता है हमारी इस क्लास में जो इस ऑब्जेक्ट के बनने पर कॉल हो जाता है, इस ऑब्जेक्ट के बनने पर इन्वोक हो जाता है। और वो फंक्शन जो होता है हमारी इस क्लास में जो कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट के बनने पर, वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन मतलब हमारी इस क्लास के अंदर है और वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर के द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे कंपाइलर ने क्या किया होगा कि हमारी इस क्लास में एक अपनी तरफ से मेंबर फंक्शन बना दिया होगा, और उस मेंबर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उस मेंबर फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है हमारी इस क्लास में कंपाइलर ने ऑटोमेटिक बना दिया। तो हमें तो वो नहीं दिखेगा, है ना। जब हम कंपाइल करेंगे तो वो बाद में ऑटोमेटिक कंपाइलर क्या करेगा, ऐड कर देगा। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि कंपाइलर ने हमारी इस फाइल में, हमारी इस क्लास फाइल में कौन सा फंक्शन बनाया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो बना है उसकी कोडिंग किस तरह से होती है, तो हम भी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपनी क्लास में बना सकते हैं। अब अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख के रखा है, एक कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो एक मेंबर फंक्शन होते हैं, इनको हम क्लास के अंदर बनाएंगे। और दूसरा क्या लिखा है, द नेम इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का क्या होता है, कुछ नाम होता है, और वो फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, हमारे क्लास के नेम होना चाहिए। जो हमारे क्लास का नाम है वही हमारे फंक्शन का नाम होना चाहिए, जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, है ना। रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे तो हम लोग वहाँ पर रिटर्न टाइप वायर्ड लिखते थे या इंट लिखते थे या जो कुछ भी हम लोग लिखा करते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर कुछ भी हम लोग रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। और ये स्टैटिक भी नहीं हो सकता। फंक्शन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि फंक्शन को हम स्टैटिक भी बना सकते हैं और स्टैटिक चीज़ों की क्या खास बात होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते। तो इन 4 पॉइंट्स को पहले ध्यान में रखते हुए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। अब इसका रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं होगा तो हम लोग रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम हम लोग रखेंगे अपने क्लास का नाम, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। और ये फंक्शन है तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन जो हमने बनाया अभी अभी, ये कंपाइलर बना रहा था। अगर हम ना बनाते तो कंपाइलर ऑटोमेटिक ही ऐड कर देता, लेकिन क्योंकि हमने बना दिया तो अब कंपाइलर नहीं बनाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर कंपाइलर हमारी क्लास में तभी बनाएगा जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर जो ये वाला कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट बना देता था हमारी क्लास में, अब वो नहीं बनाएगा। और इसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट ना कर रहा हो। फंक्शंस के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात पता है कि हम फंक्शन को कॉल करते समय आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाता है उसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं होता है और ना ही उसकी बॉडी में कोई कोड होता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जो बॉडी हमने इम्पटी रखी, कोई भी कोड यहाँ पर नहीं है।
तो कंस्ट्रक्टर जब जब कंपाइलर बनाएगा कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में, तो ये सेम टू सेम ऐसा ही कोड होगा। हम चाहें तो हम खुद अपने से भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्योंकि कोई आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा, इसे हम बोलते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ में बात आई? तो जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। तो कंपाइलर जो बना रहा था ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी बॉडी में कोई कोड नहीं है। हम चाहें तो, क्योंकि हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर तो नहीं बनाएगा, लेकिन जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसकी हम चाहें तो बॉडी में कोड लिख सकते हैं। तो सिर्फ ये जानने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगा देता हूँ। तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर अगर चले, इन्वोक होगा, कॉल होगा, तो हमें मैसेज मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। इस तरह से हमने मैसेज कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को इस टाइम पर रन करूं, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कॉल अगर ये होगा तो इसकी बॉडी में जो हमने कोड लिखा है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने CMD को ओपन कर लेते हैं। ये वो फाइल है, तो मैं अपने सिंपली यहाँ पर CMD को ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको पहले कंपाइल करता हूँ। तो जावा सी कॉम्प्लेक्स डॉट जावा, तो इसको हमने कंपाइल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, हमने यहाँ पर टाइप नहीं लिखा। लेट से मैं इसको इंट टाइप का बना लेता हूँ, प्राइवेट इंट बनाना पड़ेगा, है ना, वेरिएबल। इस तरह से हमने डेटा टाइप नहीं लिखा था, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। देखिए हमारा कंपाइलेशन हो चुका है, और अगर मैं अभी यहाँ पर रन कर दूँ तो देखिए प्रिंट हो रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर ऐसे मेंबर फंक्शन होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में एग्जीक्यूट होने वाले, इन्वोक होने वाले पहले मेंबर फंक्शन होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। और ये फंक्शन जो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सपोज एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए भी ये कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको C2 बना देता हूँ, तो जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए भी कॉल होगा, यानी कि इस टाइम पर ये वाला कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा, क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। फिर से मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूं, और कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन कर देता हूं। देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक 2 बार ये हमारा फंक्शन चल गया है। अब आपको समझ में आया? तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाना सीख लिया है। अब क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो अब कंपाइलर नहीं बनाएगा। ओके, अच्छा एक बात और समझिए आप यहाँ पर, अभी हमने आपको बोला था कि हम लोग कंस्ट्रक्टर में चाहें तो आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। हम अपने प्रोग्राम में कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। मान लो इस कंस्ट्रक्टर को बनाते समय हमने एक आर्गूमेंट पास कर दिया, लेट से आर, इंटीजर टाइप का हमने एक आर्गूमेंट पास कर दिया। और मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर जो ये आर हमने पास किया, इसको मैं लेट से रियल वाले वेरिएबल में इस तरह से रख देता हूँ। तो हमने रियल में आर को रख दिया, और लेट से जो ये इमेजिनरी वाला है, इसमें मैं इस अभी 0 को रख देता हूँ। ओके, तो हमने एक कंस्ट्रक्टर ऐसा बनाया जो एक आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना। और जो वैल्यू हमने पास की उसको हमने रियल में रख दिया, और इमेजिनरी में हमने 0 रख दिया। और यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जो ये रियल वाला पार्ट है, रियल वाले पार्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, और IMG यानी कि इमेजिनरी वाले पार्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसको कॉल करते समय हमें ये एक आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। और जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो भी हम आर्गूमेंट पास करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो साइन होगी, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है कब कॉल होगा। हाँ, ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ था, जो डिफ़ॉल्ट वाला है, वो तब कॉल हुआ था जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया इस तरह से। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर कब चलेगा? हाँ, तो अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय, जैसे यहाँ पर हमने C2 ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय
इसके यहाँ पर पैरेंथेसिस में आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को कॉल कर दो, पास कर दो। तो जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपने इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास किया, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो अब इस वाले ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि हमने आर्गुमेंट्स पास कर दिया। और अगर आर्गुमेंट्स को हमने पास कर दिया तो जो भी कंस्ट्रक्टर इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा होगा, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट, वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के बनने पर हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है उसे हम डिफॉल्ट नहीं, उसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, PARAMETERIZED। ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम बोलते हैं। तो आर्गुमेंट जब भी हम कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे उसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब जब हम नीचे वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमारा कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके लिए हमारा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। समझ में बात आई? और यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। हमने कंपाइल कर दिया और कंपाइल करने के बाद हमने रन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए जब ये वाला कंस्ट्रक्टर चला तो जो वैल्यू हमने 10 पास की थी वो 10 यहाँ रियल में चला गया और यहाँ से प्रिंट हो गया। तो प्रिंट होने पर देखिए 10 और 0 यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब हम अपनी क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। चलिए मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना देता हूं और इस बार इस कंस्ट्रक्टर में मैं एक और आर्गुमेंट्स को पास कर देता हूं, इमेजिनरी पार्ट को भी, और यहां पर हम लोग आई को पास कर देंगे। ओके, तो ये वाले अगर हमें कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो दो आर्गुमेंट्स को हम लोग पास करें। हमने 10 और 5 को पास कर दिया। तो इस बार ये वाला इस ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसे भी हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये भी आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के चलने पर हमारा तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूं और हमने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर सेम रख दिया। ऑब्जेक्ट का हम नाम सेम रख नहीं सकते तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ और फिर से हम इसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल हमारा हो गया, मैं इसको रन कर देता हूँ और देखिए थर्ड वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के कई सारे वर्जन्स हैं जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, एक इंटीजर टाइप की, दो इंटीजर टाइप की, तो इसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? ओवरलोडिंग। तो इसे हम पूरा क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी है। तो आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा है। तो कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम लोग बनाते हैं ये आपको समझ में बात आई? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। अभी हमने क्या बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल जरूर होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में ना बनाऊं, मैं इसको कमेंट में कर देता हूं। मैंने जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसको हमने कमेंट में कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आप बताओ कि क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको हमने कमेंट में कर दिया तो क्या कंपाइलर हमारी इस क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने दो कंस्ट्रक्टर ये बना के रखे हैं। तो जब भी हम एक भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बना देंगे तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा और कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। तो क्योंकि हमने अपनी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी पैरामीटराइज्ड वाले बना के रखे हैं तो कंपाइलर हमारी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। अब अगर मैं इस टाइम पर प्रोग्राम को रन करूं तो क्या हमारे प्रोग्राम में एरर आने वाली है? ये आप कमेंट में करके बताओ। तो हम लोग बात करते हैं एरर आएगी कि नहीं। तो हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा तो पहले हमारा सबसे ये पहला वाला हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट के बनने पर कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? क्या ये वाला चलेगा? नहीं। क्या ये वाला चलेगा? नहीं। तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा? अब इस ऑब्जेक्ट के बनने पर
पहला वाला ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पैरेंथेसिस में बनाते समय कोई भी आर्गूमेंट को पास नहीं किया, तो इसके लिए तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाया ही नहीं है, तो जब वो कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट के बनने पर कॉल कैसे होगा? तो इस लाइन पर आने वाली है क्या? एरर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बनने पर जो एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए वो हमारी क्लास में मौजूद नहीं है, और कंस्ट्रक्टर भी नहीं और कंपाइलर भी नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने बना के रखा है। और दूसरी और तीसरी लाइन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए जो प्रेजेंट है, और तीसरे ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला चलेगा तो वो भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस टाइम पर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो हमें मिलने वाली है क्या? एक एरर। और एरर क्या कह रहा है? नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर कॉम्प्लेक्स नो आर्गूमेंट्स। क्या कह रहा है कि जो नो आर्गूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर है इस ऑब्जेक्ट के बनने पर जो कॉल होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो एरर जनरेट कर रहा है, तो ये एरर दे देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, तो अभी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को कमेंट में कर दूँ तो क्या हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको बनाते समय हम एक आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, और एक आर्गूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में नहीं है, तो यहाँ पर भी एरर आएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके लिए जो एग्जीक्यूट होने वाला कंस्ट्रक्टर है वो हमारी क्लास में होना चाहिए था। हमने जब पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हम लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ने से पहले जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिना आर्गूमेंट्स वाला ये ऑब्जेक्ट बनाते थे। हम लोग कभी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाते समय आर्गूमेंट्स पास नहीं करते थे। तो जब हम लोग बिना आर्गूमेंट्स वाला ऑब्जेक्ट बनाते थे तो इसके लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर जब हम अपनी क्लास में नहीं बनाते थे तो कंपाइलर बना दिया करता था, और वो कंपाइलर की कोडिंग जब कंपाइलर बनाएगा तो उसकी कोडिंग क्या होगी? ये वाली कोडिंग, लेकिन उसकी बॉडी में कोई कोड नहीं होता था, इसीलिए आपको आउटपुट में कभी भी कोई चेंज नहीं दिखता था। लेकिन इंटरनली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता था वो कॉल हुआ करता था। समझ में बात आपको आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है। अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग C++ में यूज़ करते थे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए, है ना। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को ही कॉपी करना है तो जावा में और कई सारे तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं जिनको हम आगे अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है इतना ही, है ना। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है इतना ही। अच्छा, जो ये हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो इसके पहले हम लोगों ने जो एक्सेस मॉडिफायर लिखा है वो लिखा है पब्लिक। पब्लिक चीज़ों को हम लोग क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज अगर मान लीजिए ये हम क्लास यहाँ इंड कर देते और यहाँ पर मैं एक और क्लास बनाता हूँ लेट से टेस्ट नाम से, इस तरह से। अभी हमने क्या किया कि हमने अपने मेन फंक्शन को किसी दूसरे क्लास में रख दिया है। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आने वाली है? नहीं आएगी, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो इनके लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कंस्ट्रक्टर बड़े आराम से कॉल हो जाएगा, क्योंकि उनको हमने पब्लिक बनाया है। तीनों कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पर पब्लिक बनाया है। आप देखो, अगर मैं इसको रन करूँ एक बार, पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने पर आई हो कि कोई एरर न आए, मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने रन किया, देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड। बिल्कुल सही बात है। हमने देखिए मेन मेथड जो बनाया है वो किस क्लास में बनाया है? टेस्ट क्लास में बनाया है। तो हमें टेस्ट क्लास को रन करना पड़ेगा ना। हमने जो मेन मेथड है वो कॉम्प्लेक्स क्लास में नहीं बनाया है, मेन क्लास में बनाया है। तो मेन क्लास टेस्ट क्लास में बनाया है, तो हमें टेस्ट क्लास को रन करना पड़ेगा। जब हमने कंपाइल किया तो जब हमने कंपाइल किया अपने पूरे प्रोग्राम को तो हमारे पास दो क्लास है, कॉम्प्लेक्स क्लास है इस समय और एक है टेस्ट क्लास। तो उसकी दोनों डॉट क्लास फाइल देखिए यहाँ पर बन गई है, लेकिन हम रन किसको करेंगे? टेस्ट क्लास को करेंगे, क्योंकि इसी क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर मैं टेस्ट क्लास को रन करूँगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जावा टेस्ट, इस तरह से। देखिए अभी यहाँ पर कोई रन नहीं, सब कुछ हमारा परफेक्ट चल रहा है। अब मान लीजिए उसमें से एक मेथड, एक कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पर प्राइवेट बना देता हूँ इस तरह से।
तो अब आप बताओ, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया कंस्ट्रक्टर, तो क्या मैं ये कंस्ट्रक्टर इस क्लास के बाहर से कॉल हो सकता है? इस ऑब्जेक्ट के बनने पर नहीं हो सकता। तो अब ये एरर दे देगा, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया है, और अगर प्राइवेट हो गया तो हम इस क्लास के बाहर से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल थोड़ी ना कर सकते हैं। वैसे भी हम आपने मेंबर फंक्शन के बारे में पता है आपको। अगर मैं फिर से इस क्लास को कंपाइल करूं, कंपाइल करने के लिए आप हम लोग हमारे पास कॉम्प्लेक्स डॉट जावा फाइल है, तो इसको हम कंपाइल करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कंपाइल करेंगे, देखिए वो एरर दे रहा है। एरर क्या बता रहा है? हमने यहाँ पर कंपाइल किया, यहाँ पर हमने कंपाइल किया जब इसको, तो क्या कह रहा है? नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर कॉम्प्लेक्स नो आर्गूमेंट्स। क्या कह रहा है कि जो ये वाली लाइन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नो आर्गूमेंट के लिए कोई सुटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं है, जबकि हमने बनाया है लेकिन वो कॉल नहीं हो पा रहा है ना। तो ये एरर इस तरह से दे देगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि आप यहाँ पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन को जो आउटसाइड ऑफ क्लास कर रहे हो उसको आप रोक पा रहे हो। ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि आप इस क्लास को ऐसे बना दे रहे हो कि आप उसका कोई ऑब्जेक्ट ही ना बना पाओ, है ना। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर इसको प्राइवेट बना दिया तो आप बिना आर्गुमेंट्स वाला इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट इस क्लास के बाहर से नहीं बना सकते। तो क्या इसका मतलब कि क्या हम बिना आर्गुमेंट्स वाला ऑब्जेक्ट पा ही नहीं सकते? उससे कुछ अलग मेथड्स हो सकते हैं, उसको हम आगे अपने वीडियो में कभी देखेंगे। लेकिन इस टाइम पर आप इस क्लास के बाहर से ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको बनाते समय आप कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे, वो वाला आप नहीं बना सकते। अगर आप इसको भी प्राइवेट कर देंगे तो फिर आप ये वाला भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, है ना। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। इसको मैं पब्लिक करता हूँ, और पब्लिक करने के बाद मैं फिर से इसको कंपाइल कर देता हूँ। देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई रन नहीं है, और रन हम लोग हमेशा टेस्ट क्लास को करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ प्रिंट हो रहा है। मैं एक बार आपको वैल्यू चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर 15 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 100 कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं। और हम लोग कॉम्प्लेक्स डॉट जावा फाइल को कंपाइल कर देंगे और रन टेस्ट वाली को कर देंगे। देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पर 10 15 आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा, किस तरह से हम लोग डिफ़ॉल्ट ये सब बनाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बातें लिखी हैं, ये 4 पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्टर को आप कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकती, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। स्टैटिक के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा था कि हम लोग स्टैटिक क्यों बनाते हैं, वो पूरी क्लास के लिए होते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर हैं वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होते हैं, तो इसलिए आप उनको कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकते हो। फिर यहाँ पर हमने लिखा है, अभी 5th पॉइंट पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 6 को देखिए, कह रहा है इट इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली इवन एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। बिल्कुल सही बात है, इनको हमें अपने से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं। फिर लिखा है जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास। हाँ, कंपाइलर हमारी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनाएगा जब हमारी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर हमने अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता था वो नहीं बनाएगा, है ना। अगर हमने डिफ़ॉल्ट बना दिया तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट नहीं बनाएगा। अगर हमने पैरामीटराइज्ड भी बना दिया लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया है तो कंपाइलर तब भी डिफ़ॉल्ट नहीं बनाएगा। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हम लोग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने अभी अभी देखा है। एक 5th पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी बात कर लेते हैं। लिखा है इट इज यूज टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरव्यूअर आपसे अक्सर ये पूछेगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते ही क्यों हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, और ऐसा करना ज़रूरी होता है। जैसे आप बताओ कि जब हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया एक ऑब्जेक्ट, तो इसके जो मेंबर्स हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उस टाइम पर हमने कोई वैल्यू को नहीं रखा है, तो सोचो इसमें क्या होगा। इसमें होगा 0, इसमें होगा 0। तो क्या वो एक रियल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा? आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो आपके पास कोई स्टूडेंट क्लास है, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर नेम होगा, है ना, उसका मान लो रोल नंबर होगा, मान लो उसका एड्रेस होगा। तो जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में वैल्यू क्या होगी। मान लो आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया वो ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ऑब्जेक्ट बनाते समय कोई भी आर्गुमेंट्स को पास नहीं किया, तो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। जैसे नेम में क्या होगा, नल होगा, है ना। रोल नंबर में क्या होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा तो 0 होगा, नेम स्ट्रिंग टाइप का तो नल होगा।
एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। तो क्या जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो क्या ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी भी रियल वर्ल्ड के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है? क्या ये वैल्यूज़ रियल वर्ल्ड के किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कुछ उसमें जो इनिशियल वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लो ये हमने C1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके जो मेंबर्स हैं रियल एंड इमेजिनरी, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होगी। अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं चाहते तो ऑब्जेक्ट बनते समय ही अगर कुछ हम वैल्यू को रखना चाहते हैं C1 के बनने पर, तो हम लोग, क्योंकि पता है कि C1 ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो हम यहाँ पर आ सकते हैं और जो ये रियल वाला पार्ट है इसमें हम कुछ रख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इमेजिनरी वाले में भी हम लोग कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से रख सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो ये एक रिप्रेजेंट करने डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना। अगर जैसे मान लो हम कोई स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सोचो जो स्टूडेंट के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा उसके अंदर अगर हम कुछ कोडिंग कर दें, लेट से नेम इक्वल टू कुछ हम लोग उसका नेम कर दे रहे हैं लेट से न्यू यूजर, इस तरह से, तो वो एक अच्छा होगा ना, नहीं होगा। या रोल नंबर को लेट से हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं इस तरह से, तो वो हमारा खुद का डेटा होगा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जावा के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो नहीं होंगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज़ करते हैं, मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो इसमें तो हम लोग मेंबर्स को उसके इनिशियलाइज कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा हमने लिखा है। तो आप ऑब्जेक्ट बनाते समय ही अगर उसमें कुछ वैल्यूज़ को रखना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कर सकते हो। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के जो मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आ गई होंगी, और अपने अगले वीडियो में हम और भी कुछ बातें कर सकते हैं। थैंक यू।